सभी स्टूडेंट्स को गुड मॉर्निंग, नमस्कार। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रिंगस की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत। देखो बच्चों, कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान के अपन 6वें लेसन की चर्चा कर रहे थे। 6वें लेसन का नाम है केंद्र सरकार। उसी लेसन की चर्चा आज अपन आगे बढ़ाने जा रहे हैं। तो जो लेसन अपना चल रहा था वो है पार्ट 6, जिसका नाम था केंद्र सरकार। अब पहले तो एक बात और सुनना आप लोग, कई बच्चे कहे कि डेली मैसेज करके ये बोलते हैं कि सर आज जो वीडियो बनाया वो भेजो। देखो डेली में भी आप लोगों को हो सकता है वीडियो नहीं भेज पाऊं, उसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा। जहां अपना वीडियो, कोई सा भी आप वीडियो खोलो, उस वीडियो के नीचे जो सब्सक्राइब का बटन आता है, सब्सक्राइब के बटन को दबा देना। सब्सक्राइब के बटन को दबाते ही जो बेल आइकन आता है, मतलब घंटी का निशान आता है, पहले तो आप सब्सक्राइब के बटन को दबाओगे और उसके बाद में जो घंटी का निशान आता है ना, घंटी के निशान के सामने ऑल लिखा हुआ आता है। ऑल के सामने जो घंटी का निशान है ना, उस घंटी के निशान को दबा देना। उसके बाद जो भी अपने वीडियो बनेंगे वो सारे के सारे वीडियो ऑटोमेटिक आपके मोबाइल पर आ जाएंगे, ताकि डेली वाला अपना ये लफड़ा न रहे कि सर आप वीडियो भेजो और वो करो। समझ रहे हो बात? चलो तो अपन केंद्र सरकार का लेसन आगे शुरू करते हैं। लास्ट अपन ने इसमें राष्ट्रपति को लेकर चर्चा कर रहे थे, तो राष्ट्रपति की योग्यताएं अपन ने देख ली थी। उसके बाद में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया देखी थी अपन ने। तो राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया में दो बातें आप लोगों ने सुना था, एक तो राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल और दूसरा राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति। उसके बाद में जो अपना राष्ट्रपति में आज जो चर्चा होगी वो है पद से हटाना, कि भाई राष्ट्रपति को पद से कैसे हटाया जाता है, और राष्ट्रपति को पद से हटाने की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को अपन कहते हैं कौन सी प्रक्रिया? महाभियोग प्रक्रिया। अब पहले तो समझना है इसके बारे में, उसके बाद में अपन पॉइंट टू पॉइंट लिखेंगे इसको। तो देखना, भारत का राष्ट्रपति है, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी पदाधिकारी हो, उसको देखो जो कार्य करना होता है ना, वो संविधान के अनुसार कार्य करना होता है। वह संविधान के खिलाफ जाकर कोई कार्य नहीं कर सकता। तो राष्ट्रपति की भी ये जिम्मेदारी है कि वो किसके अनुसार कार्य करे? संविधान के अनुसार कार्य करे। अगर राष्ट्रपति संविधान के अनुसार कार्य करेगा तब तो राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होगा? 5 साल का होगा। लेकिन अगर राष्ट्रपति संविधान के अनुसार कार्य नहीं करता है तो 5 साल का कार्यकाल पूरा होने से पहले ही राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। और राष्ट्रपति को पद से हटाने की जो प्रक्रिया होती है उसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? महाभियोग प्रक्रिया। समझे बात? अब राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है, कब हटाया जाएगा? एक तो ये ध्यान रखोगे कि कब हटाया जाएगा? जब राष्ट्रपति संविधान के अनुसार कार्य नहीं करता है तो राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। अब पद से हटाएगा कौन? तो राष्ट्रपति को पद से हटाने की शक्ति किसके पास है? संसद के पास है। किसके पास है वो शक्ति? संसद के पास। अब संसद के भी कितने सदन होते हैं? 2 सदन होते हैं। एक सदन का नाम है लोकसभा और दूसरे सदन का नाम है राज्यसभा। तो अपन ये कह सकते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा राष्ट्रपति को पद से हटा सकते हैं। हटाएंगे कैसे वो देखना आप, कैसे क्या हटाते हैं राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति को पद से हटाने का जो प्रस्ताव है ना, वो पहले लोकसभा में लाया जाएगा या राज्यसभा में लाया जाएगा? तो इसका आंसर ये है कि राष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रस्ताव चाहे तो पहले लोकसभा में लाया जा सकता है, चाहे तो पहले राज्यसभा में लाया जा सकता है। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि राष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। लेकिन जिस सदन में लाया जाएगा, मैं किसी एक सदन का नाम नहीं ले रहा, किसी भी सदन में लाया जा सकता है राष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रस्ताव, लेकिन जिस सदन में लाया जाएगा, जैसे अपन एक उदाहरण ले रहे हैं कि ये मान लेते हैं कि लोकसभा में लाया गया, उदाहरण है, हो सकता है पहले राज्यसभा में भी लाया जा सकता है, लेकिन पहले जिस सदन में लाया जाएगा
उसके कम से कम 1/4 सदस्यों द्वारा ये प्रस्ताव लाया जाता है। कितने सदस्यों द्वारा? जिस सदन में प्रस्ताव लाया जा रहा है उस सदन के 1/4 सदस्यों द्वारा। अगर प्रस्ताव लोकसभा में पहले लाया जा रहा है तो लोकसभा के कम से कम 1/4 सदस्यों द्वारा, और जिस तारीख को यह प्रस्ताव लाया जाएगा उस तारीख से कम 14 दिन पहले राष्ट्रपति के पास इसकी सूचना होनी चाहिए। मतलब जैसे आज हम तो क्या सॉरी लोकसभा और राज्यसभा ला रहे हैं प्रस्ताव, तो जैसे आज लोकसभा राष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रस्ताव ला रही है, समझ रहे हो बात? तो आज से कम 14 दिन पहले राष्ट्रपति को इस बात की सूचना पहुंचा देनी होती है कि आपको पद से हटाने का प्रस्ताव लाया जा रहा है। 14 दिन पहले उसको सूचना भेजी राष्ट्रपति को, और उसके बाद में क्या लाया गया? प्रस्ताव लाया गया। अब प्रस्ताव पर लोकसभा के सदस्य चर्चा करते हैं। चर्चा करने के बाद यदि प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पारित हो जाता है, मतलब 2/3 सदस्य ये मान लेते हैं कि हाँ भाई इस राष्ट्रपति को पद से हटाया जाना चाहिए, तो ये मान लिया जाता है कि उस सदन से प्रस्ताव क्या हो गया? पारित हो गया। जब एक सदन इसे पारित कर देता है तो प्रस्ताव जाएगा दूसरे सदन के पास। दूसरा सदन भी यदि इसे 2/3 बहुमत से पारित कर दे तो उसी समय से राष्ट्रपति को पद से हटा हुआ मान लिया जाता है। तो ये तो हो गई राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया। अब इसको अपन एक एक पॉइंट के रूप में लिख लेते हैं। हेडिंग क्या रहेगी आपकी? राष्ट्रपति को पद से हटाना, और हटाने वाली प्रक्रिया का नाम है महाभियोग प्रक्रिया। इसका आंसर जब भी आपको लिखना पड़े पॉइंट टू पॉइंट लिखना है, एक एक पॉइंट। जैसे पहले पॉइंट में लिखोगे आप राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है, लेकिन ये जो मैंने आपको ये सारी घटना बताई है ना पद से हटाने वाली, इस सारी घटना का उल्लेख कर रखा है संविधान का एक अनुच्छेद आता है, अनुच्छेद है 61। कौन से नंबर का अनुच्छेद है? 61 नंबर का अनुच्छेद है। उस अनुच्छेद में सारी प्रक्रिया बता रखी है, लेकिन अनुच्छेद 61 में प्रावधान है कि यदि राष्ट्रपति संविधान के खिलाफ कोई कार्य करे, या अपन ये भी लिख सकते हैं कि संविधान का उल्लंघन करे, संविधान का अतिक्रमण करे, या संविधान के खिलाफ कोई कार्य करे, तो संसद महाभियोग प्रक्रिया द्वारा राष्ट्रपति को 5 वर्ष, ये 5 वर्ष 16 रहने दो आपको, राष्ट्रपति को पद से हटा सकती है। समझ गए पूरा पॉइंट? राष्ट्रपति का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है, लेकिन अनुच्छेद 61 में प्रावधान है कि यदि राष्ट्रपति संविधान के खिलाफ कोई कार्य करे तो संसद महाभियोग प्रक्रिया द्वारा राष्ट्रपति को पद से हटा सकती है। अब दूसरे पॉइंट में आपको लेकर है कि भाई संसद तो उठा सकती है, लेकिन संसद में तो 2 सदन हो गए, लोकसभा और राज्यसभा। तो ये प्रस्ताव पहले किस सदन में पेश होगा? अपना आंसर होगा कि किसी भी सदन में ये प्रस्ताव पेश किया जा सकता है। तो दूसरा पॉइंट लिखोगे आप, पद से हटाने का यह प्रस्ताव, पद से हटाने का यह प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है।
पेश किया जा सकता है। समझ गए बात। अब आगे पर चर्चा करेंगे। जिस सदन में पेश किया गया उस सदन के कम से कम कितने सदस्यों द्वारा पेश किया जाएगा? कम से कम 1/4 सदस्यों द्वारा यह प्रस्ताव पेश किया जाएगा। सर लाइट जा चुकी है, तो चलो तीसरे पॉइंट के ऊपर चर्चा करते हैं। जिस सदन में यह प्रस्ताव पेश किया जाता है उस सदन के कम से कम कितने सदस्यों द्वारा? 1/4 सदस्यों द्वारा। उस सदन के कम से कम 1/4 सदस्यों द्वारा यह प्रस्ताव पेश किया जाता है। अब प्रस्ताव को पेश कर दिया, लेकिन मैंने आपको एक बात और बताई थी कि भाई 1/4 सदस्य प्रस्ताव पेश कर देंगे, उसको राष्ट्रपति को पद से हटाने का। लेकिन प्रस्ताव पेश करने से कम कितने दिन पहले राष्ट्रपति को इसकी सूचना देनी होती है? 14 दिन पहले। तो इसी लाइन में अपन आगे लिखेंगे, लेकिन प्रस्ताव पेश करने के कम से कम 14 दिन पहले राष्ट्रपति को इसकी सूचना देना आवश्यक है। इसकी सूचना देना आवश्यक है। मतलब राष्ट्रपति को जब इसकी सूचना होगी उसके 14 दिन बाद ही ये प्रस्ताव पेश किया जाएगा। प्रस्ताव पेश हो गया, अब प्रस्ताव पे बहस होती है, और जिस सदन में पेश हुआ, ध्यान रखना मैं लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन का नाम नहीं ले रहा, किसी भी सदन में पेश हो सकता है। जिस सदन में पेश हुआ उस सदन के 2/3 सदस्यों द्वारा अगर ये प्रस्ताव पारित हो गया तो फिर प्रस्ताव जाएगा दूसरे सदन के पास। यदि उस सदन के 2/3 सदस्यों द्वारा यह प्रस्ताव पारित हो गया तो प्रस्ताव दूसरे सदन में जाता है। दूसरे सदन में जाता है मतलब एक सदन ने पारित कर दिया तो प्रस्ताव अपने आप ही कहां जाएगा? दूसरे सदन में जाएगा। लास्ट पॉइंट अपने को ये लिखना है, दूसरा सदन भी यदि इस प्रस्ताव को 2/3 बहुमत से पारित कर देता है उसी समय से राष्ट्रपति को पद से हटा हुआ मान लिया जाता है। चलो ये 5वां पॉइंट अपन ऊपर लिख लेते हैं। लास्ट पॉइंट है, यदि दूसरा सदन भी इस प्रस्ताव को 2/3 बहुमत से पारित कर देता है तो राष्ट्रपति को उसी समय से, मतलब जैसे ही पारित हुआ उसी समय से पद से हटा हुआ मान लिया जाता है। मतलब उसके बाद राष्ट्रपति कोई कार्य नहीं कर सकता। तो ये राष्ट्रपति को क्या हो गई? पद से हटाने की प्रक्रिया या पद से हटाने की पद्धति जिसका नाम था महाभियोग प्रक्रिया। तो यहां अपन ऊपर लिख लेते हैं, राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया जिसका क्या नाम था?
महाभियोग प्रक्रिया। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और उसके बाद में अपने नोट से बना लेना। नोट्सों में आप ऐसे कि ऐसे कितने पॉइंट लिखोगे? 5 पॉइंट। ये हो गए राष्ट्रपति को पद से हटाने वाली महाभियोग प्रक्रिया। चलो अब इसके बाद में अपन चर्चा करते हैं। अब जो नेक्स्ट अपना आएगा वो है राष्ट्रपति की शक्तियां। तो देखो राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में 2 प्रकार की शक्तियां आती हैं राष्ट्रपति की। एक तो आती है राष्ट्रपति की सामान्यकालीन शक्तियां और दूसरी आती है राष्ट्रपति की संकटकालीन या आपातकालीन शक्तियां। तो दोनों देखो, दोनों बड़े प्रश्न है। या तो आपसे पूछा जाता है राष्ट्रपति की सामान्यकालीन शक्तियों का वर्णन करो, या फिर आपसे पूछा जाता है राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों का वर्णन करो। तो राष्ट्रपति की शक्तियों को अपन 2 प्रश्नों के रूप में देखेंगे। एक तो राष्ट्रपति की सामान्यकालीन शक्तियां और दूसरा वर्णन करेंगे अपन राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां। तो पहले अपन एक क्वेश्चन के रूप में लिख लेते हैं। और क्वेश्चन क्या है अपना? राष्ट्रपति की सामान्यकालीन शक्तियों का उल्लेख करो। शक्तियों का उल्लेख करो या राष्ट्रपति की सामान्यकालीन शक्तियों का वर्णन करो। तो अब देखते हैं अपन राष्ट्रपति की सामान्यकालीन शक्तियां। देखो राष्ट्रपति की सामान्यकालीन शक्तियों को अपन 4 भागों में बांटेंगे। पहला तो पढ़ेंगे अपन राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियां। तो पहला तो कार्यपालिका शक्तियां, दूसरा विधायी शक्तियां, तीसरा वित्तीय शक्तियां, चौथा न्यायिक शक्तियां। कितने प्रकार की सामान्यकालीन शक्तियां हैं? 4 प्रकार की। पहला कार्यपालिका शक्ति, दूसरा विधायी शक्ति, तीसरा वित्तीय शक्ति और चौथा न्यायिक शक्ति। तो सबसे पहले देखते हैं अपन कौन सा। इससे पहले अगर आप एक लाइन लिखना चाहो तो वो ये लिख सकते हो कि अनुच्छेद 53 के अनुसार, भारतीय संविधान का अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की समस्त कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं। ये लिखना चाहो तो लिख सकते हो, वरना आप डायरेक्ट पहला पॉइंट डाल सकते हो। कौन सी शक्तियां? कार्यपालिका शक्तियां। अब देखो कार्यपालिका शक्तियों में भी अपन कई पॉइंट लेंगे। कार्यपालिका शक्तियों में आपकी किताब में जो पहला पॉइंट दे रखा है वो है महत्वपूर्ण अधिकारियों की नियुक्ति। पहला पॉइंट क्या है? महत्वपूर्ण अधिकारियों की नियुक्ति। तो अब देखना इसमें हमारे देश के जो भी महत्वपूर्ण अधिकारी होते हैं उन सभी महत्वपूर्ण अधिकारियों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। जैसे अपन लिखेंगे प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। प्रधानमंत्री के अलावा भारत के जो भी मंत्री हैं, चाहे शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, गृह मंत्री, रेल मंत्री, मानव संसाधन विकास मंत्री, कोई सा भी मंत्री हो, सभी मंत्रियों की नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। इसके अलावा एक भारत में एक पद आता है जिसका नाम है महालेखा परीक्षक। उस महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। इसके अलावा भारत के प्रत्येक राज्य में जो राज्यपाल होता है उस राज्यपाल की नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। न्यायालय, सबसे बड़ा न्यायालय है सर्वोच्च न्यायालय जो देश का एक है। इसके अलावा प्रत्येक राज्य में होता है उच्च न्यायालय। तो सर्वोच्च न्यायालय हो चाहे उच्च न्यायालय हो, इनके न्यायाधीशों की नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। इसके अलावा विदेशों में जो राजदूत नियुक्त किए जाते हैं, भारत की तरफ से विदेशों में जो राजदूतों की नियुक्ति की जाती है वो भी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो ये कुछ राष्ट्रपति महत्वपूर्ण पदाधिकारियों की नियुक्ति करता है जो अपन लिख लेते हैं इसमें। तो इसमें आपको लिखना है देश के सभी महत्वपूर्ण पदों, देश के सभी महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति
राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। जैसे प्रधानमंत्री की नियुक्ति, प्रधानमंत्री की नियुक्ति, अन्य सभी मंत्रियों की नियुक्ति। अन्य सभी मंत्रियों में आता है केंद्र वाले मंत्री, ध्यान रखना, राज्य वाले मंत्री नहीं, केंद्र वाले मंत्री, जो केंद्र सरकार के मंत्री होते हैं ना वो। अन्य सभी मंत्रियों, महालेखा परीक्षक, लिखना चाहो तो महान्यायवादी भी लिख सकते हो, महालेखा परीक्षक, महान्यायवादी, प्रत्येक राज्य के राज्यपाल, प्रत्येक राज्य के राज्यपाल, सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय जो देश में एक है सबसे बड़ा न्यायालय, वो कौन सा है, सर्वोच्च न्यायालय। वह उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय होता है राज्य में, सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, विदेशों में राजदूतों, इसके अलावा अपन बात करें संघ लोक सेवा आयोग, के अध्यक्ष व सदस्यों, के अध्यक्ष व सदस्यों आदि की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। आदि की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। तो देखो जो भी महत्वपूर्ण पद हैं, जैसे प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसने की, राष्ट्रपति ने। अन्य जो भी मंत्री हैं उनकी नियुक्ति किसने की, राष्ट्रपति ने। महालेखा परीक्षक कौन होता है, महालेखा परीक्षक होता है जो भी सरकारी विभाग होते हैं उन सरकारी विभागों के लेखाओं की जांच करने वाला एक अधिकारी होता है, जिसे कहते हैं महालेखा परीक्षक, या कह सकते हैं नियंत्रक व महालेखा परीक्षक। जैसे अपनी जो सरकारी विद्यालय है उन सरकारी विद्यालय के लेखाओं की जांच भी कौन करता है, यही करता है। इसके अलावा महान्यायवादी, महान्यायवादी होता है भारत सरकार का वकील। इसके अलावा प्रत्येक राज्य में राज्यपाल होता है, सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। विदेशों में राजदूत, देखो विदेशों में क्या होता है कि भाई हमें पाकिस्तान के साथ या अमेरिका के साथ, चीन के साथ, जापान के साथ यदि कोई समझौता करना है तो इसकी सूचना हम देते हैं। वहां जो अपना राजदूत है, राजदूत मतलब राजा का एक दूत बैठा रहता है प्रत्येक देश में, तो उन विदेशों में जो भारत की तरफ से जो राजदूत है उनकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों, संघ लोक सेवा आयोग एग्जाम करवाता है, आईएएस वगैरह की जो एग्जाम है ना वो कौन करवाता है, संघ लोक सेवा आयोग। तो इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भी कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। तो ये तो राष्ट्रपति की पहली कार्यपालिका शक्ति कौन सी होगी, महत्वपूर्ण पदाधिकारियों की नियुक्ति। अब दूसरी शक्ति जो अपनी पुस्तक में दे रखी है वो है शासन संचालन संबंधी शक्ति। दूसरी कार्यपालिका शक्ति है शासन संचालन संबंधी शक्ति। इसमें अपने को ज्यादा वर्णन नहीं करना है, इसमें एक ही लाइन अपने को लिखनी है कि भारत में छोड़ो, आप तो ये लिख देना, देश में शासन संचालन से संबंधित नियम राष्ट्रपति द्वारा बनाए जाते हैं। क्या लिखना है, देश में शासन संचालन से संबंधित नियम किसके द्वारा बनाए जाते हैं, राष्ट्रपति द्वारा बनाए जाते हैं। तो ये लिख देना इसमें, देश में शासन संचालन से संबंधित नियम राष्ट्रपति द्वारा बनाए जाते हैं। शासन संचालन संबंधी नियम किसके द्वारा बनाए जाते हैं, राष्ट्रपति द्वारा। तो यह हो गई राष्ट्रपति की दूसरी कार्यपालिका शक्ति। अब राष्ट्रपति की तीसरी कार्यपालिका शक्ति देखना,
तीसरी कार्यपालिका शक्ति है वैदेशिक क्षेत्र में शक्ति। वैदेशिक क्षेत्र में शक्ति, इसमें आपको उल्लेख करना है कि भारत का विदेशों में जो प्रतिनिधित्व करता है वो कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कैसे करता है कि भाई विदेशों में जो भी राजदूत नियुक्त किए उनकी नियुक्ति किसने की? राष्ट्रपति ने की। इसके अलावा विदेशों के साथ जो भी हम समझौता करते हैं, भारत किसी दूसरे देश के साथ जो भी समझौता करता है वो सारे के सारे समझौते किसके नाम से होते हैं? राष्ट्रपति के नाम से होते हैं। इस आधार पर अपन कह सकते हैं कि विदेशों में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो इसमें आपको लिखना है विदेशों में भारत का प्रतिनिधित्व राष्ट्रपति करता है। अब प्रतिनिधित्व कैसे करता है, इसमें दो बातें लिखनी है अपने को। एक तो क्या, विदेशों में राजदूतों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। विदेशों में राजदूतों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। इसके अलावा जो दूसरी बात मैंने आपको बताई कि विदेशों से भारत की जो भी संधि होती है, जो भी संधि कह दो चाहे समझौता कह दो, जो भी संधि होती है वह राष्ट्रपति के नाम से होती है। वह राष्ट्रपति के नाम से होती है। जैसे मैं उदाहरण दूं कि भाई जैसे भारत और अमेरिका के बीच कोई संधि या समझौता हो रहा है, संधि लिख दो चाहे समझौता लिख दो, एक ही बात है। भारत और अमेरिका के बीच कोई संधि या समझौता हो रहा है तो उस संधि पर भारत की तरफ से हस्ताक्षर किसके होंगे? राष्ट्रपति के होंगे। इसका मतलब भारत की दूसरे देशों के साथ जो संधि हो रही है वो किसके नाम से हो रही है? हमारे यहाँ के देश के राष्ट्रपति के नाम से हो रही है। ये हो गई तीसरी कार्यपालिका शक्ति। चौथी कार्यपालिका शक्ति की अपन बात करें वो है सैनिक क्षेत्र में शक्ति। देखो सैनिक क्षेत्र की शक्ति की अपन बात करें तो भारत में तीन प्रमुख सेनाएं हैं, थल सेना, जल सेना, वायुसेना। इन तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति किसको माना जाता है? राष्ट्रपति को माना जाता है। बस केवल एक ही लाइन है इसमें, तो इसमें लिख देना भारत की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति, तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है। ये कौन से क्षेत्र की शक्ति हो गई? सैनिक क्षेत्र की। इसी के साथ अपनी जो कार्यपालिका शक्ति है वो कंप्लीट। पहले मैंने आपको बताया था सामान्य कालीन राष्ट्रपति की जो शक्तियां पढ़ेंगे उसको चार भागों में पढ़ेंगे। पहली कार्यपालिका शक्ति, दूसरी विधायी शक्ति, तीसरी वित्तीय शक्ति, चौथी न्यायिक शक्ति। इसमें से अपनी केवल अभी कंप्लीट हुई है कौन सी शक्ति? कार्यपालिका शक्ति। अब उसके बाद में अपन चर्चा करेंगे विधायी शक्ति। तो ये साथ के साथ आप स्क्रीनशॉट लेते जाना। और आज अपन इतना ही करवाएंगे, क्या है कि बीच में लाइट भी चली गई तो हो सकता है आपको भी बोर्ड को देखने में थोड़ी समस्या आ रही होगी। तो इसके बाद में अपन नेक्स्ट चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कल। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।